Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और इनके साथ साथ हम देखते हैं कि इन प्रोटेस्टर्स ने एक डिफरेंट काम किया। पुलवामा अटैक की सेकंड एनिवर्सरी के मौका पर उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट पुलवामा पर होने वाले हमले की याद में उसके ख़िलाफ़ किए। इम्पॉर्टेंट थी ये बात, चूँकि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था टेररिस्टों को कि अगर टेररिस्ट ये समझते हैं या एक्सट्रीमिस्ट ये समझते हैं कि फार्मर्स को उनके एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फार्मर्स के कुछ ग्रोहों ने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं। इसी सिलसिला में, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक लड़की की गिरफ़्तारी होती है जिसका नाम दिशा रवि है, जो 21-22 साल लड़की है। उस सिलसिला में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बहस चल रही है। इस लड़की के बारे में ये कहना है कि इसने टूल किट को अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। ना सिर्फ शेयर किया था बल्कि बनाने में एलिजिडली ये कहा जाता है कि एलिजिडली ये लड़की उन चंद लोगों में से है जिन्होंने उसमें अपना किरदार अदा किया। यहाँ से कनाडा से, अमेरिका से ये टूल किट बनती है अपने फॉर्म में और पूरी प्लानिंग देती है कि किस तरह फार्मर्स के रूप में हज़ारों सैकड़ों लोग हमला करेंगे लाल किला पर, जैसा कि 26 जनवरी को भारत में हुआ। और ये एक बहुत ही घटिया साजिश थी, घटिया हरकत थी और टूल किट अपनी जगह पर बहस का एक ज़बरदस्त मौजू है। ये हैं आज के बिला तकल्लुफ़ के मौज़ूआत। कोविड वैक्सीन पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के लिए बातचीत हो रही है कि ट्विटर पर उनके वो अकाउंट्स क्यों बैन किए गए। पाकिस्तान की सरकार का ये कहना है जो कश्मीर का प्रोपेगेंडा करते थे। वो ये कहते हैं कि कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर की बातचीत हम ट्विटर पर करते रहेंगे, एटलीस्ट हमें ट्विटर पर तो ये बातचीत करने दें। खैर, वो तो ये नहीं कहते मगर उनके कहने का मकसद यही है। लेकिन भारत की तरफ से फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ट्विटर के साथ भारत की सरकार की ठनी और उन्होंने कहा कि आप क्यों फार्मर्स को जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर फार्मर्स के प्रोटेस्ट को क्यों आप एक्सप्लॉइट करते हैं किसी और रंग में, क्यों कोई और रंग देते हैं, एजिटेशन क्यों वहाँ पे इस तरह की लॉलेसनेस वाली जन्म लेती है। भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा काम हुआ। वो सरकार का काम नहीं है, भारत के प्राइवेट सेक्टर का है, मगर सरकार भी उसको इंडोर्स कर रही है। वो ये है कि ट्विटर के मुकाबले में कू का KOO का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी इस पर साइन किया है। वाकई ही ये बहुत ही फ्रेंडली ऐप है और इस पे भी आज हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो टॉक शो है 15 फरवरी का, उस पे बातचीत हम देखते हैं कि हमारी वही फोकस होगी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से, इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के हवाले से, म्यांमार में जो चल रहा है वो भी आपके सामने है। चीन ख़ास तौर पर म्यांमार के इस कू के पीछे है और वैक्सीन के बारे में यूनाइटेड नेशंस ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज ही कहा है कि चाइना पेंडेमिक की जो एक तरह से फैक्ट्स हैं, जो पेंडेमिक जहाँ से शुरू हुई वुहान से, वो पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चाइना की मदद नहीं हमें मिलती तो हम आइंदा आने वाली इस तरह की पेंडेमिक पर काबू नहीं पा सकेंगे। मैंने कुछ बातें की हैं, अब ज़रा मैं तफसील से उन बातों की तरफ आता हूँ। भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट विद्या रानी जो कांग्रेस की लीडर हैं हरियाणा से, उनकी आई। उन्होंने कहा कि हम फार्मर्स को हमें पैसा भी देना चाहिए, उनको खाने भी देने चाहिए, वेजिटेबल भी फ्राहम करनी चाहिए और उनको लेकर भी देनी चाहिए, उनको शराब भी देनी चाहिए। इस पर राकेश टिकैत जी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की अपनी पार्टियों में शराब चलाया करें, हमारे यहाँ शराब की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब विद्या रानी जी ने ऐसा क्यों कहा, जाहिर है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री बड़ी सादा सी है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के जो डिफरेंट कैंप्स लगे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर या गाज़ीपुर पर, उसमें बहरहाल शराब के जो हैं टोकरे बट रहे हैं और वो कहते हैं कि सर्दी है और फिर शराब उनको फराहम कौन कर रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में विद्या रानी ने कहा कि जब शराब चल ही रही है कि हम भी फिर दे दें, वो जो जिसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लें। अगर ये प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं तो इसमें हम भी अपना फ़ायदा उठा लें। ये बहरहाल उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव था। राकेश टिकैत जी ने इस पर रिएक्ट किया चूँकि वो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि शराब के टोकरे चल रहे हैं या वो कांग्रेस से मदद लेना नहीं चाहते। बहरहाल मदद भी कांग्रेस से आ रही है, इस बात का राकेश टिकैत जी को भी पता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहरहाल बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है, पहले दिन से थी, अब बढ़ती चली जा रही है, रेडिकलाइजेशन भी बढ़ती चली गई। 26 जनवरी को हमने उसका मुजाहरा देखा और जो 26 जनवरी को भारत में हुआ वो एक टूल किट से जुड़ा हुआ है। टूल किट बनने का जो अमल है वो भारत से लेके यहाँ तक कनाडा तक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बनती है। फिर टूल किट शेयर कौन करता है? ग्रेटा के साथ। और ग्रेटा क्या इतनी ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियंस तक के लिए एक कंसर्न का होती थी बायस। वो बच्ची जो स्कूल नहीं जाती, वो बच्ची जो इस वक्त जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी ऑर्गन बनी हुई है, उनकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, उसकी बात भी हमें ठीक से समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये दुनिया सेलिब्रिटी की दुनिया है और सेलिब्रिटीज़ की जो दुनिया है वो बदकिस्मती से या इंटरेस्टिंगली इस वक्त लेफ़्ट के हाथों में ही है सारी की सारी। और उनकी पीआर फर्में होती हैं, चाहे मलाला यूसुफजई जैसी वो नोबेल विनर्स हों, उनको नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद वो अपना कारोबार शुरू कर देती हैं, दुनिया में सेलेक्टिव हो जाती हैं, जो चीज़ें उनको ह्यूमन राइट्स की लगती हैं वो बात करती हैं। बाकी दुनिया में उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, ख़ुद उनकी अपनी कौम पश्तूनों में क्या जुल्म नहीं होता, मलाला यूसुफजई उस पर बात नहीं करती। और इसी तरह दिशा रवि जो हैं वो भी बहुत सेलेक्टिव हैं, अपनी उम्र के हिसाब से छोटी हैं लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। जब उनसे वेस्टर्न मीडिया बातचीत पूछता है तो वो खुल के बातचीत करती हैं। और इसी सिलसिले में मैं दिशा रवि का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। The Modi government, the PJB party seems like it's pretty reactionary. I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. We don't even hear that he has a wife. Why did Indians elect him and re-elect his party? So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way, and it isn't shown by like the mainstream press. So you need to go to alternative press, and even the alternative press was sued for publishing what they did. So there's next to no freedom of press in India. Wow. So he's really convinced everyone that what he's doing is good, which is there's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. Human rights have been we have been slipping down on the human rights. तो मिस दिशा रवि जो 21-22 साल एक खातून हैं और सामेदार हैं, उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि ये एक वीडियो क्लिप उनका थोड़ा पुराना है, वो वेस्टर्न मीडिया को बताती हैं। वेस्टर्न मीडिया की जो जर्नलिस्ट भी उनसे पूछ रही हैं जूम पे या स्काइप पे व्हाटएवर ऑनलाइन जो पूछ रही हैं, मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं उन्होंने अपना नैरेटिव पहले से तय किया होता है
और पर्सनल ये बातें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो शादी नहीं की हुई, वो कैसे उस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और कैसे उनको कौम इलेक्ट करती है, अनबिलीवेबल। इस तरह की बातचीत होती है। दुनिया में बहुत सारे लीडर्स के बहुत सारे जो होते हैं ज़िंदगी के अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। आप उनसे ये बात पूछेंगे कि वो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं और 6 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया अब तो, और उससे पहले 12 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के। उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी की जो करैक्टराइजेशन है उनके बारे में भारत का जो मीडिया है और ये जो भारत के जाली और फैशनी होते हैं लेफ्टिस्ट, वो आज तक उनकी करैक्टर्स पे कोई बुरी बात नहीं कर सके सिवाय राइट विंग हिंदुत्व के अलावा। जो राइट विंग हिंदुत्व भी उनको समझ नहीं आती, वो हिंदुज़म का ही एक फॉर्म है, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, एक अपनी कन्विक्शन का नाम है। लेकिन अनबिलीवेबल ये जो लोग हैं। अब इस बच्ची को या इस औरत को 22 साल ये खातून है, इनको गिरफ़्तार किया गया, इसकी अपनी सोच है। अब ये कहा जा रहा है कि एक यंग लड़की को क्यों गिरफ़्तार किया गया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ बोलती हैं इसलिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ तो बहुत सारा भारत बोलता है, तो वो सब मज़े से रह रहे हैं। लेकिन ये जो टूल किट का मामला था, ये बहुत सेंसिटिव मामला था, जिसने इंसुरक्शन की, अटैक के जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ, अटैक इंडियन डेमोक्रेसी पे हुआ, ये एलिजिडली इस खातून ने ग्रेटा के साथ शेयर किया था। ये एक्सट्रीमिस्टों का बनाया हुआ टूल किट, जिसमें कहा जाता है कि एलिजिडली बनाने में शायद इसकी भी कोई मदद शामिल होगी, मगर ये बात एलिजिडली ज़्यादा कही जा रही है कि इस खातून ने वो ग्रेटा को दिया और उससे ऑफ कोर्स इंसुरेक्शन हुई। अब ये इंसुरेक्शन उसी तरह की थी जिस तरह की दिल्ली में जिस तरह माफ़ कीजिए वाशिंगटन में कैपिटल हिल पे हुई थी, और जिस पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने शदीद रिएक्शन शो किया। आज भी यानी 6 जनवरी को वो अटैक हुआ था, अभी 2 रोज़ पहले ही इम्पीचमेंट ट्रायल फॉर्मर प्रेसिडेंट पे ख़त्म हुआ है। तो ये तो फिर एक सिटीज़न है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पे उस इंसुरेक्शन पे इम्पीचमेंट ट्रायल ख़त्म हुआ 2 रोज़ पहले। इतना शदीद दुनिया की जो सबसे ओपन डेमोक्रेसी अमेरिका ने किया रिएक्ट, और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अपने साइज़ में यानी भारत, वो अगर रिएक्ट करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसकी डेमोक्रेसी पे हमला होता है, और जो लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं वो उनको गिरफ़्तार किया जाता है। वो बहरहाल कोर्ट का मामला है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अब ये कहना कि क्यों किया गया, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का ट्विटर अकाउंट तक जो था वो बैन कर दिया गया था, और उस तरफ तो अभी उस तरह के इक़दामात ही भारत में नहीं हुए। उतना बड़ा शदीद अटैक हुआ, उस अटैक के तनासब में, उस अटैक के प्रपोर्शन में अगर हम देखा जाए तो अभी तक भारत की सरकार ने उस तरह के सख्त इक़दामात ही नहीं किए। लेकिन फिर भी इतना खौफनाक प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ख़िलाफ़ चलता रहता है। ये भारत की ही डेमोक्रेसी है जो इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते रहते। मैं इसमें थोड़ी सी आगे चलकर बातचीत करूंगा। पुलवामा अटैक की 2nd एनिवर्सरी को हम नहीं भूल सकते, और 2-3 रोज़ से बहुत सारे इस पर जो है उस एनिवर्सरी को एक तरह से मनाते हुए कंडेमनेशन की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। और जो इम्पॉर्टेंट थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से, फार्मर्स ने लुधियाना में भी, सिंघू बॉर्डर, गाज़ीपुर में भी ये इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था बहुत ही घटिया काम था, और टेररिस्टों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम फार्मर्स की ही ये वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, जो पुलवामा के 40 जवान जो शहीद हो गए थे, आज उनके दूसरी उनको श्रद्धांजलि समागम हम कर रहे हैं। उनको हम कैंडल मार्च करके हमारे जवानों जो शहीद हो गए थे पुलवामा में गए, उनके लिए आज संयुक्त मोर्चे के जो प्रोग्राम है
किसान मजदूर जूनियर किसान यूनियनों का, उसके आज संयुक्त मोर्चे के फैसले के अनुसार हम पूरे गांव में पूरे जहां पर भी हमारे धरने चल लगे हैं, अब हम पूरे कैंडल मार्च निकाल कर के आज उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो किसानों ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई उन विक्टिम्स के साथ जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक के विक्टिम थे। 40 से ज़्यादा भारतीय फ़ौज के नौजवान शहीद हुए और टेररिस्टों की वो इंतहाई एक घटिया और जो थी काविश थी, उनका अटैक था। और उसके बाद भारत की सरकार ने उस पर शदीद जो एक सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो की हुई हैं। अब इसी सिलसिले में पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे कुछ ट्विटर अकाउंट्स को क्यों बैन किया जा रहा है, हम ट्विटर से डील करेंगे। और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो हमारा कश्मीर का नैरेटिव है उसको दबाने की सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर कोशिश करता है। हम ट्विटर को इस सिलसिले में रोकेंगे। उधर भारत को भी ट्विटर से शिकायत हैं और उनका ये कहना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से जिस तरह ट्विटर ने ख़ास तौर पर वो जो टूल किट है और जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा ट्विटर ने किया वो हमें कबूल नहीं। भारत ने भी कुछ ऐसे अकाउंट्स जो थे ट्विटर के हवाले किए, कहा है कि इनको बंद होना चाहिए। ट्विटर ने कुछ घंटों के लिए बंद किए, वो बंद नहीं हुए। बहरहाल भारत के यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये जो काम हुआ वो कू के नाम से एक और ट्विटर के हम पल्ला ऐप बन रही थी, वो अब लॉन्च हो गई है रिसेंटली। मैंने भी कू पर किया है अपने आप को साइन इन। तो कू एक बहुत ही फ्रेंडली ऐप है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विटर को कू से कुछ चैलेंज तो हुआ है। आपको पता है कि पार्लर को अमेरिका में जो ऐप स्टोर है उन्होंने भी वहाँ से निकाल दिया, चाहे वो गूगल का ऐप स्टोर हो चाहे वो एप्पल का ऐप स्टोर हो। दोनों ने, दुनिया के दो बड़े जाइंट्स हैं, उन दोनों ने निकाल दिया। और पार्लर बिल्कुल पैरेलल जो एक वेबसाइट था वो पैरालाइज्ड हो गया। पार्लर जो पैरेलल ट्विटर अकाउंट के हो सकता था वो पैरालाइज कर दिया गया इन बड़े बिग टैक्स की वजह से। अब भारत में क्या ट्विटर या इस तरह के जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं वो इस कू को पैरालाइज कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। चूँकि भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का कंट्री है और अगर एप्पल्स ने और गूगल्स ने भारत के साथ मैस करने की कोशिश की या ट्विटर ने भारत के साथ मैस करने की कोशिश की तो 1.5 बिलियन लोगों के कंट्री की मार्केट खो देंगे। ऑलरेडी इनकी क्रेडिबिलिटी ख़ास तौर पर ट्विटर, फेसबुक की भारत में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुकी हुई है। इस सिलसिले में ये कू आगे जाएगा। ये जो ट्विटर के मुकाबले का एक है हैंडल, मैं इसको मुकाबले का भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ऑल्टरनेट मीडिया होने चाहिए। सिर्फ ट्विटर की ही अजारादारी क्यों हो? और मैं तो ये भी कहूँगा कि कू भी सिर्फ ना रहे बल्कि और भी सोशल मीडिया को आना चाहिए ताकि जो हम आम जनता है उन सब के पास चॉइस हो बात करने की। ये जो अथॉरिटेरियन रवैया है ये नहीं होना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कू पे आप ज़्यादा से ज़्यादा साइन अप हो ताकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया आपकी मदद से इस्टेब्लिश हो। कू काफ़ी फ्रेंडली है और ट्विटर की तरह है। इसमें अभी कुछ फीचर्स मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत है और धीरे धीरे वो ज़रूर आएंगे। और कू पे इस वक्त भारत की जो सरकारी हस्तियां हैं, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी
और कू भारत में पॉपुलर हो रहा है। मैंने कनाडा में बैठ के टैग टीवी को भी साइन किया है, पर्सनली अपने आप को भी साइन किया है। आप भी साइन कीजिए अमेरिका में और कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इससे क्या होगा कि एक आपके पास ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म आएगा। ये मैं दावे से कहता हूँ कि मुमकिन नहीं है कि ये जो मोनोपोली रखने वाले बड़े बड़े बिग टेक हैं, ये इसको ऐप्स रोड से निकाल दें। अगर निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी जंग ये मोल लेंगे, इसलिए कि भारत ना ट्विटर को बैन कर रहा है ना फेसबुक को, लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडियम दे रहा है। और इन बड़ी बड़ी बिग टेक्स को भारत के साथ बहरहाल बिजनेस करना है। ये बिज़नेस की ही दुनिया है और ये बिज़नेस ही कर रहे हैं बिग टैक्स। और कू को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आखिर में मैं पाकिस्तान के हवाले से जो बातचीत कर रहा था, इसी ट्विटर और सोशल मीडिया के साथ जो उनकी जंग है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिस्टर शिबली फराज, एक वेल नोन उर्दू पोइट अहमद फराज के साहबजादे हैं, उन पर बीबीसी ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, कुछ सवालात किए उनसे कि आप पर या आपकी सरकार पर ये इल्ज़ाम है कि आप नैरेटिव को दबाते हैं। तो इस पर उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम सोशल मीडिया पर आज़ादी राय को सलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ये एक मुहिम है। आज़ादी राय को, कोट मिस्टर शिबली फराज कहते हैं, आज़ादी राय को मुझसे बेहतर कौन जानता है, अहमद फराज का बेटा हूँ मैं, अनकोट। इंटरेस्टिंगली, यानी अब तक जो पाकिस्तान की अथॉरिटेरियन मिलिट्री एलीट की जो सपोर्ट वो करते चले आ रहे हैं साल हर साल से, अहमद फराज के बेटे होने की वजह से ही कर रहे हैं। हालांकि इनके बाप ने तो मुखालफत की थी। तो ये अपने बाप की फिर क्या रवश को लेके आगे चल रहे हैं, या अपने बाप के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये बहरहाल आने वाला वक्त तो बाद में बताएगा। आज का वक्त ही बता रहा है कि ये अपने बाप के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। इनका अपना नाम तो खैर कोई है नहीं। इनका मज़ीद ये कहना है कि पाकिस्तान पर जो अटैक होता है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के अंदर बैठ के या बाहर बैठ के, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर फ़ौज पर जो अटैक होता है, क्रिटिसिज्म, यानी अटैक से मुराद है क्रिटिसिज्म, वो तो हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। और पाकिस्तान के किसी इदारे पे भी हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इदारे की बात होती है तो फ़ौज और इंटेलिजेंस नंबर 1 इदारे होते हैं। तो ये अहमद फराज का बेटा कह रहा है, और फिर वो दावे से कह रहा है कि मैं आफ्टर ऑल अहमद फराज का बेटा हूँ। तो भाई, आप अपने बाप के नाम को बदनाम ना करें। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं सीरियस तरीके से देखूँ तो अब पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के जो एब्यूज़ हैं, जो टेररिज्म का बैगेज है, या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, लोग, हम भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और भी दुनिया के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब उनका ये कहना कि हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं होने देंगे, तो ठीक है, आप ट्विटर को बैन कर दें। ट्विटर अगर यहाँ अमेरिका, कनाडा, भारत या कहीं पे बैठा हुआ, ट्विटर ख़ुद तो नहीं बात खैर करता, ट्विटर तो एक प्लेटफॉर्म है, या फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, उन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप ना सुने। एक ज़माने में पाकिस्तान ने यूट्यूब को भी बैन किए रखा था, शुरू में जब यूट्यूब आया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने यूट्यूब को कई साल तक बैन रखा। तो यूट्यूब का क्या बिगड़ा? पाकिस्तान के लोग ही प्रॉक्सी वो करके वो यूट्यूब देख लिया करते थे, जिनको थोड़ी बहुत इंटरनेट की लैंग्वेज समझ में आती है। बाकी लोग नहीं देख पाते थे। फिर पाकिस्तान का अपना मैसेज भी नहीं पहुंचता था। जो इनके अपने यूट्यूब पे इतने लाखों चैनल चल रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी और नीम सरकारी, तो वो नहीं चल सकते थे। इनके अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो चल रहे हैं वो भी फिर नहीं चलेंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिस पे बजाय ये कि पाकिस्तान को ये फ़िक्र हो कि हमें अपने इदारों की सालमियत को बरकरार रखना, मैं समझता हूँ, चलिए आपके जूते में हम अपना पाँव डालते हैं। आपको ये बात पसंद नहीं है कि कोई आप पर तनकीद करे, आप उसको बेजा तनकीद करते हैं, समझते हैं। जो तनकीद करते हैं उनका ये ख्याल है कि वो बिल्कुल जायज़ तनकीद है, तो फिर ठीक है, आप उनको बैन कर दीजिए, या आप अपना भी ऑल्टरनेट कोई ले आइए। जिस तरह भारत में कू ले आए हैं, इसी तरह आप भी आप बल्कि COUP वाला कू ले आए जो म्यांमार में हुआ है। वो तो ऑलरेडी है आपके यहाँ। आप इस नाम की एक वेबसाइट ले आए जो ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इस तरह का लाते हैं, आप अपना दीजिए नैरेटिव। लेकिन भारत बैन तो नहीं कर रहा ट्विटर को। भारत ये कह रहा है कि भाई हम आपसे एग्री नहीं करते इन इश्यूज़ पे सिर्फ।
लेकिन चलिए आप करते रहें बात, हम अपना अल्टरनेट मीडियम लाते हैं। भारत ला सकता है, दुनिया में जो आईटी के जो बड़े बड़े नाम हैं वो भारत से तल्लुक़ उनका है। तो मुझे तो बहुत अरसे से कहना था कि भारत के इतने बड़े बड़े आईटी के नाम दावा करने वाले लोग अभी तक अपना सोशल मीडिया ही नहीं बना रहे। मेरा कुछ गिला आज कम हो गया कि वो कुछ आ रहे हैं। कू की बात हो रही है तो मैं इस पे आखिर में 2-4 शब्द जो म्यांमार में चल रहा है उस पर ज़रूर कहूँगा कि वहाँ तो कू कुछ दिनों से आया हुआ है। इससे पहले भी फ़ौज का इनडायरेक्ट कंट्रोल था और वो सब चल रहा है और दुनिया का मीडिया ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि चाइना इसके पीछे है। चाइना की बात हो रही है तो 2 आखिरी शब्द कोविड वैक्सीन के हवाले से जो मैंने शुरू में कहे वो भी इम्पॉर्टेंट है, दोबारा उस पर ज़ोर देना। वो इस हवाले से कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने आज ही कहा है और इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम मुतमईन नहीं हैं, चाइनीज़ हुकाम, चाइनीज़ सरकार हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे उस तहकीक को करने के लिए, उस रिसर्च को करने के लिए। वुहान से जो पेंडेमिक दुनिया में फैला जिसने दुनिया को 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया अपनी लपेट में रखा हुआ है, दुनिया की इकॉनमी ज़िंदगी को पैरालाइज कर दिया है और ये साल भी 2021 का भी पेंडेमिक की नज़र ही होगा। और मुझे तो लगता है आने वाले चंद और साल भी पेंडेमिक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स में रहेंगे और भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कोई और इस तरह की पेंडेमिक छूटे। बहरहाल आज के बिला तकल्लुफ़ तजिए में जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने एक एनालिसिस की सूरत में आपके सामने पेश की। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऊपर शैडो बैनिंग भी चलती रहती है, हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप सर्कुलेट कीजिए ताकि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शैडो बैनिंग का सिलसिला कम हो। और इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी डोनेट का बटन दबाइए और उसमें आप डोनेट कीजिए, पेपॉल, क्रेडिट कार्ड या पैट्रियन पर आप हमें पैट्रोनाइज कीजिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.